आज सेंट मेरी हायर सेकेंडरी स्कूल की रौनक ही अलग थी। हर तरफ चहल पहल थी। कहीं एक तरफ लड़कियों के कई सारे ग्रुप्स आपस में इमोशनल हो रहे थे और अपनी पुरानी यादों को ताजा कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लड़कों के ग्रुप्स हंसी ठहाके में मशगूल थे। आखिर ये रौनक और चहल पहल हो भी क्यों ना, आज उनके स्कूल का आखिरी दिन जो था। आज के बाद उनमें से कुछ लोग साथ रहने वाले थे, साथ पढ़ने वाले थे, तो कुछ लोगों के लिए ये शायद आखिरी मुलाकात थी। कभी कहीं भूले बिसरे एक दूसरे से मिले तो शायद एक दूसरे को पहचाने भी ना। रोज से अलग कपड़े पहनकर आज जो सीनियर क्लास के बच्चे स्कूल में आए थे तो काफी रंगीन और खुश लग रहे थे। कोई अपने कपड़ों को लेकर इतरा रहा था तो कोई अपने अपने महंगे जूतों को शो ऑफ कर रहा था। लड़कियों का ग्रुप तो एक कोने में खड़े होकर अपनी अपनी पहली बार साड़ी पहनने के एक्सपीरियंस के बारे में गॉसिप कर रहा था। तभी अचानक से एक लड़की ने स्कूल के मेन गेट की तरफ देखते हुए कहा, ये देखो, मैडम को हमें जल्दी आने बोलकर खुद सबसे आखिर में शिरकत कर रखी है। प्रिया ने थोड़े मजाकिया लहजे में अपनी बेस्ट फ्रेंड निधि की तरफ मुड़ते हुए देखा। अरे सॉरी ना यार, हो गई मैं लेट। अब क्या ही बताऊं, कितना ट्रैफिक था आज। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे कस्बे को आज ही सड़क पर निकलना हो। निधि ने आते ही अपने दोस्तों से माफी मांगते हुए कहा। काली साड़ी पहनकर आई निधि आज बाकी दिनों से बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और उसे दूर से इस लुक में देखकर जैसे आर्यमान की तो सांसें ही रुक गई और उसकी धड़कनें बढ़ गई थी। वो एकटक निधि को बाकी लड़कियों से बात करते हुए देखे जा रहा था। यार ये साड़ी भी ना कितनी कॉम्प्लिकेटेड है ना। मैं क्या ही कहूं कि मैंने कितनी मुश्किल से ये साड़ी पहनी है और इसे इतनी देर तक संभाल कर रखना भी मेरे लिए कितना मुश्किल है। निधि ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा। उसकी बात सुनकर उसके सारे दोस्त हंसने लगे और उसे कहने लगे, हाँ हाँ निधि, मैं समझ रही हूं। आखिर तुमने पहली बार कोई एथनिक ड्रेस जो पहना है। आज से पहले तो मैंने तुम्हें सिर्फ जीन्स में देखा है, इसलिए तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है। लेकिन मानना पड़ेगा, तुम इस ब्लैक साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। निधि की बेस्ट फ्रेंड ने अपनी प्यारी दोस्त की तारीफ करते हुए कहा। आर्यमान भी आज ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट में काफी अच्छा दिख रहा था, लेकिन बाकी चीजों की जगह उसकी नजर सिर्फ निधि पर ही टिकी थी। क्योंकि भले ही निधि बहुत ही बोल्ड और टॉमबॉय टाइप की लड़की थी, लेकिन आज उस साड़ी में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और आर्यमान के लिए तो वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी। इसलिए आर्यमान उससे नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। आर्यमान के ज्यादा दोस्त नहीं थे। उसके कुछ दोस्तों में निधि भी एक थी, लेकिन निधि के साथ उसकी दोस्ती बाकी दोस्तों से कुछ ज्यादा की थी। कहीं ना कहीं आर्यमान को निधि से प्यार हो गया था और वो आज स्कूल के आखिरी दिन निधि से अपने दिल की बात कहना चाहता था। इसलिए वो काफी देर से उसकी तरफ देख रहा था कि उसे 2 मिनट के लिए भी निधि अकेली दिख जाए और वो उसे अपने दिल की बात कहते। वो दूर खड़ा होकर सिर्फ निधि से अपने दिल की बात कहने के बारे में सोच रहा था और साथ ही ये भी कि वो दोनों और अच्छे दोस्त कैसे बने। तभी उसने देखा कि निधि क्लासरूम की तरफ जा रही है, तो मौका देखकर वो उसके पीछे पीछे चला गया। अभी निधि क्लासरूम में पहुंची ही थी कि आर्यमान भी पीछे से आ गया और इसे देखकर निधि ने कहा, अरे आर्यमान, तुम यहां क्लासरूम में आ गए। लगता है बाहर की रौनक तुम्हें पसंद नहीं आ रही है। निधि ने हंसते हुए आर्यमान से कहा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस पानी पीने आया था, लेकिन तुम यहां क्यों आ गई? आर्यमान ने झूठ बोलते हुए बात घुमाकर निधि से ही सवाल कर लिया। ओ मैं तो यहां अपनी साड़ी ठीक करने आई थी। ये बार बार ना मेरी हील्स में फंस रही है। निधि ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा। बस इतनी सी बात, लाओ तुम कहो तो मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर देता हूं।
आर्यमान ने हंसते हुए निधि से कहा और उससे परमिशन लेकर उसकी साड़ी ठीक करने लगा। जब आर्यमान निधि की हील्स में फंसी उसकी साड़ी का पल्लू संभाल रहा था, तभी निधि ने कहा, ओह आर्यमान, तुम कितने अच्छे हो। तुम्हें याद है मेरे स्कूल के पहले दिन भी तुमने ऐसे ही मेरी असाइनमेंट बनाने में हेल्प की थी, और आज जब आखिरी दिन है तब भी तुम मेरी हेल्प कर रहे हो। ऐसे ही तो हमारी दोस्ती हुई थी ना, तुम भूल तो नहीं गए ना? निधि ने सवाल भरी नजरों से आर्यमान की तरफ देखते हुए कहा, यह बात भी कोई भूल सकता है क्या? वो तो मेरे लिए बेस्ट डे था। आर्यमान ने धीमी सी आवाज में अपने आप से कहा। तुमने कुछ कहा क्या? जब निधि ठीक से आर्यमान की बात सुन नहीं पाई तब उसने उससे कहा, नहीं नहीं, मैं तो बस कह रहा था कि उस बात को तो काफी साल हो चुके हैं ना। आर्यमान ने बात घुमाते हुए कहा, तो अब आगे क्या सोचा है? आर्यमान ने निधि की साड़ी ठीक करने के बाद उससे यह सवाल किया। कुछ खास नहीं, बस मैं 2 दिनों में पापा के पास जा रही हूं। एग्जाम भी खत्म हो गए तो माहौल और जगह में बदलाव करना थोड़ा अच्छा लगेगा। निधि ने बिना किसी खास रिएक्शन के आर्यमान को जवाब दिया। और तुमने क्या सोचा है? निधि ने सवाल किया। तुम्हें पता तो है मैं अपने दादा दादी के साथ रहता हूं और इस शहर से कहीं दूर दूसरे कॉलेज में जाना नामुमकिन सा है। आर्यमान ने जवाब दिया। निधि को रोज ना देख पाने के ख्याल से ही आर्यमान के होश उड़ गए। थोड़ा परेशान होते हुए उसने घबराहट में उससे सवाल किया, तुम्हारा कितने दिनों का प्लान है? वापस कब आओगी? असल में आर्यमान, मैं ना ये शहर छोड़ के जा रही हूं। आगे की पढ़ाई भी भोपाल में रह के ही करूंगी। वैसे भी वसंत नगर में फ्यूचर स्टडीज के लिए कुछ खास ऑप्शंस हैं भी नहीं। निधि ने जवाब दिया। आर्यमान ने जैसे ही ये बात सुनी उसकी तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। अपने इमोशंस और आंसुओं को छुपाते हुए उसने निधि से कहा, अब बातों में मैं भूल गया कि बाहर रोहित को भी पानी चाहिए था। इतना कहते ही आर्यमान अचानक से ही क्लासरूम से बाहर चला गया। आर्यमान, क्या तुम मुझे परसों सी ऑफ करने रेलवे स्टेशन तक नहीं आओगे? निधि ने पीछे से उसे आवाज देते हुए कहा। आर्यमान बिना कुछ बोले ही वहां से निकल गया और निधि से दूर होते ही उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने रोते रोते कहा, मैं कैसे स्टेशन आ सकता हूं जब मैं तुम्हें मुझसे दूर जाते हुए कभी देख ही नहीं सकता। स्कूल से आने के बाद आर्यमान बहुत उदास था। उसने 2 दिनों में कुछ भी ठीक से नहीं खाया था। बस वो निधि को याद करके अपनी स्लैम बुक और स्कूल की शर्ट पर लिखे उसके बेस्ट विशेस को पढ़े जा रहा था। जब आर्यमान की दादी ने देखा कि आर्यमान 2 दिनों से उदास है तो उन्होंने प्यार से आर्यमान के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ बेटा? तुम्हें उदास देखकर अच्छा नहीं लग रहा? उदास होने की ऐसी क्या वजह है? आर्यमान ने गुस्से में दादी का हाथ अपने सर से हटा दिया और कुछ नहीं कहा। फिर दादी के बार बार उदासी की वजह पूछने के बाद चिढ़कर आर्यमान ने कहा, मेरी उदासी की वजह जानना चाहते हो? वो वजह आप हो, दादाजी हैं, और सबसे बड़ी वजह है ये जगह। आर्यमान ने गुस्से में कहा। आर्यमान को इस तरीके से बात करके देख दादी का दिल टूट गया और वो रोने लगी। तभी आर्यमान की ऊंची आवाज सुनकर उसके दादाजी भी बाहर आ गए। आर्यमान, ये क्या तरीका अपने बड़ों से बात करने का? तुम अपनी हदें भूल गए हो क्या? दादाजी ने गुस्सा होते हुए कहा। हद तो पार करनी है मुझे, और मुझे लगता है कि अब यह करना बहुत जरूरी भी हो गया। मैं आप लोगों की तरह इस छोटी सी जगह में बंद कर नहीं रह सकता। इस बार आर्यमान ने दादाजी पर गुस्सा करते हुए कहा, आर्यमान, बकवास बंद करो और अपने कमरे में जाओ। दादाजी ने बड़े गुस्से में कहा, बचपन से आज तक इसी कमरे में तो रहा हूं। ना आपने मुझे कहीं पिकनिक पर जाने दिया, ना ट्रिप पर, ना शहर के बाहर। मुझे पता है
आप मुझे अब पढ़ने जाने से भी रोकोगे? आर्यमान ने अपने मन की भड़ास निकालते हुए कहा, तुम्हें जो समझना है, जो कहना है कहो, लेकिन हम तुम्हारे लिए सिर्फ वही कर सकते हैं जो सही है। दादाजी ने फिर से आर्यमान से कहा, क्या सही हो रहा है मेरे साथ? मेरे सारे दोस्तों के मां बाप अपने बच्चों को बाहर बड़े शहर में पढ़ने भेज रहे हैं, और एक आप लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए मुझे यहां इसी छोटे से कस्बे में रखना चाहते हो। आर्यमान ने अपनी दादा दादी को बुरा भला सुनाते हुए कहा। ये सब बातें सुनकर आर्यमान की दादी जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, बेटा जैसा तुम समझ रहे हो वैसी कोई बात नहीं है। तो क्या बात है? आखिर आप लोग मुझे कहीं भी जाने से रोकते क्यों हो? या तो आज आप मुझे सब सच सच बताओगे, या फिर मुझे आगे की पढ़ाई के लिए भोपाल जाने दोगे। आर्यमान ने अपने दादा दादी के सामने एक शर्त रखते हुए कहा। जब आर्यमान की दादी ने देखा कि अब आर्यमान जिद पर अड़ गया है, तब उसने दादाजी की तरफ आंसू भरी आंखों से देखते हुए कहा, मुझे लगता है अब हमें आर्यमान को ये बात बता देनी चाहिए। मैं अब और इससे ज्यादा ये बात अपने सीने में दफ्न नहीं रख पाऊंगी। आर्यमान की दादी ने रोते हुए कहा, ठीक है, अब तुमने फैसला कर लिया है तो सुनो। आर्यमान के दादा ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ऐसी क्या बात है जो मुझे नहीं पता? आखिर मुझे इस छोटे से कस्बे में बांधे रखने की वजह क्या है? तुम्हें यहां इस कस्बे में हम इसलिए नहीं रोकना चाहते हैं क्योंकि इसमें हमारा कोई स्वार्थ है। हम तो बस अपने डर के हाथों मजबूर हैं। दादाजी ने अब हिम्मत हारते हुए कहा, आखिर क्यों डर रहे हैं आप? क्या है आपके डर की वजह? आर्यमान ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। ये लोग हैं हमारे डर की वजह, हमारे अपने, हमारे दिल के टुकड़े। अब दादी ने रोते हुए कहा, इन्होंने क्या किया है इसमें? और इसमें इनकी क्या गलती है? और इन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी सजा मुझे मिल रही है? ये लोग खुद तो एक्सीडेंट में मारे गए और मुझे यहां घुट घुट कर मरने के लिए छोड़ गए। आर्यमान ने गुस्से में हॉल में टंगी तस्वीर की तरफ देखकर कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इनकी मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी? दादाजी ने आर्यमान से सवाल किया, जिसे सुनकर वो हक्का बक्का रह गया। हॉल में किसकी तस्वीर टंगी है? क्या आर्यमान इस एक्सीडेंट के राज तक पहुंच पाएगा? सच्चाई जानने के बाद क्या होगा, आर्यमान का फैसला।